उसके 2 बेटे थे जिन्हें उसने पाल पोसकर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन वे शहर जाकर उसे भूल गए। एक दिन आए तो सिर्फ इसलिए कि उसकी जमीन बेचकर पैसे ले जाए। बूढ़े की आवाज कांप रही थी। मैंने उन्हें समझाया, बेटा यह जमीन हमारे पुरखों की है, इसे मत बेचो। लेकिन उन्होंने कहा, पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, अब आपको क्या चाहिए? हमें पैसे चाहिए बिजनेस के लिए, और चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। मंटू का गला भर आया। उसने अपनी जेब से 200 रुपए के नोट निकाले। यही वे पैसे थे जो उसने महीनों में जमा किए थे। उसने बूढ़े के हाथ में रख दिए। बाबा यह लीजिए, जाइए और सूदखोर को यह पैसे देकर अपना घर वापस लीजिए। बूढ़े की आंखें चौंधिया गईं। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास घर तो है बाबा, मेरे पास पत्नी है, बच्चे हैं। आपके पास तो अब वह भी नहीं है। यह पैसे आपकी जरूरत मुझसे ज्यादा है। बूढ़े ने मंटू के हाथ पकड़ लिए। आंसू बह निकले। तुम धन्य हो बेटा, ईश्वर तुम्हें कभी दुख ना दे। तुम्हारे जैसा पुत्र हर माता पिता की मुराद होता है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। वह धीरे धीरे उठा और पैसे लेकर चला गया। मंटू वहीं खड़ा रहा। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। एक तरफ दुख था कि कंबल नहीं आया। जब हृदय में दया और ईमानदारी का दीपक जलता है तो अंधेरी रातों में भी राह दिखाई देती है। यह कहानी है मंटू की, जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन जिसने अपनी गरीबी को कभी अपनी मानवता पर हावी नहीं होने दिया। ये कहानी उस ठंडी रात की है जब उसने 2 बच्चों के लिए कंबल लाने का वादा किया था, लेकिन भाग्य ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कुछ और ही रास्ते खोल दिए। शांतिपुर गांव पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ सर्दियाँ बेहद कठोर होती थी। हवाएं चीखती हुई गुजरती और पाला पड़ने से तालाबों की सतह जम जाती। ऐसे ही एक कड़ाके की सर्दी में मंटू अपनी झोपड़ी के अंदर अलाव के सामने बैठा था। उसके सामने उसकी पत्नी मिनी और दोनों बच्चे चिंटू और चिंकी एक फटे पुराने कंबल में सिमटे हुए थे। कंबल इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका था कि उसके रेशे अलग अलग दिशाओं में फैल गए थे। ठंड बिल्कुल रोक नहीं पा रहा था। मिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मंटू देखो तो सही। चिंटू का होंठ नीला पड़ रहा है। चिंकी तो लगातार कांप रही है। ये कंबल अब सिर्फ नाम का है। इस बार नया कंबल लाना ही होगा, वरना बच्चों की हालत। उसकी आवाज भर्राई। मंटू ने अलाव में एक लकड़ी और डाली। उसकी आंखों में एक असहाय गहरा दर्द था। मिनी तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे गर्म रजाइयों में सोएं, पेट भर खाना खाएं और पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। लेकिन मेरी कमाई मेहनत मजदूरी से जो पैसे आते हैं उससे तो रोज का राशन ही मुश्किल से आता है। लेकिन इस बार तो बिल्कुल नहीं चलेगा मंटू। कल रात चिंकी की तबीयत खराब हो गई थी। बुखार तो मैंने तुलसी की पत्तियों और अदरक से उतार दिया, लेकिन ठंड तो लगातार लगी ही रहेगी। मिनी का स्वर आग्रह भरा था। मंटू ने अपनी जेब टटोली। 2 नोट निकले, दोनों 100 रुपए के। यह उसकी महीनों की कठिन बचत थी। कंबल कम से कम 500 रुपए का मिलेगा। मेरे पास 200 हैं। कालू से हमारे 300 रुपए बाकी हैं। वही लेकर आता हूँ। जाओ, लेकिन जल्दी लौटना। आज रात तो शायद यही फटा कंबल काम चला लेंगे, लेकिन कल रात तक नया कंबल आ ही जाना चाहिए। मंटू ने एक पतली सी चादर अपने कंधों पर डाली और झोपड़ी का दरवाजा खोला। बाहर का दृश्य भयावह था। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा चल रही थी जो सीधे हड्डियों में चुभती हुई महसूस होती थी। उसने अपनी बाहें सिकोड़ी और कालू के घर की ओर बढ़ चला। कालू का घर गांव के दूसरे छोर पर था। वह एक छोटा किसान था। थोड़ी बहुत जमीन उसके पास थी। 2 महीने पहले उसने मंटू से 300 रुपए बीज खरीदने के लिए उधार लिए थे। जब उसने कालू के दरवाजे पर दस्तक दी तो कालू ने दरवाजा खोला। उसके घर के अंदर अलाव की गर्मी से माहौल सुहावना था।
अरे मंटू भाई, इतनी ठंड में यहाँ अंदर आओ, अंदर आओ। नहीं भैया, ज्यादा देर नहीं, बस एक काम से आया था। तुम्हें याद है 2 महीने पहले तुमने 300 रुपए। मंटू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कालू का चेहरा गंभीर हो गया। मंटू भाई, तुम्हारी मुसीबत मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है इस साल फसल कैसी रही? पाले ने सब कुछ चौपट कर दिया। मेरे पास तो अपने घर का खर्च चलाने तक के पैसे नहीं है। तुम थोड़ा और इंतजार करो। उसी समय कालू की पत्नी बिजली अंदर से आ गई। उसने सारी बात सुन ली थी। कालू, तुम्हें शर्म नहीं आती? मंटू भाई के बच्चे ठंड में कांप रहे होंगे और तुम पैसे नहीं दे रहे। यह लो, मेरे पास बचे हुए 100 रुपए हैं। उसने एक नोट मंटू की ओर बढ़ाया। बाकी के 200 रुपए हम जल्दी देंगे मंटू भाई। अभी इतने से ही काम चला लो। मंटू का दिल भारी था। उसे पूरे 300 रुपए की उम्मीद थी, लेकिन अब केवल 100 ही मिले थे। उसने धन्यवाद दिया और दुकान की ओर चल पड़ा। अब उसके पास कुल 300 रुपए थे। दुकानदार गुन्नू एक मोटा ताजा व्यक्ति था जो गांव का इकलौता कपड़ा व्यापारी था। उसकी दुकान में कई तरह के कंबल टंगे हुए थे, रंग बिरंगे, गरम, मुलायम। मंटू की आंखें एक मोटे नीले रंग के कंबल पर टिक गईं, जिस पर सुनहरे धागों से फूल बने हुए थे। वाह मंटू, आज कैसे याद आई मेरी दुकान? गुन्नू ने चबाना खाते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे एक कंबल चाहिए। यह नीला वाला कितने का है? अच्छी पसंद है। यह तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बस 700 रुपए। मंटू का मुंह सूख गया। 700 सेठ जी, मेरे पास तो केवल 300 रुपए हैं। कोई सस्ता वाला दिखाइए ना। गुन्नू ने एक पतले हल्के गुलाबी कंबल की ओर इशारा किया। वो लो, 500 का है। 300 में तो कोई कंबल मिल ही नहीं सकता भाई। कपास के रेट ही इतने बढ़ गए हैं। मंटू ने हाथ जोड़े। सेठ जी, मेरी बहुत मजबूरी है। बच्चे ठंड से बीमार पड़ रहे हैं। आप यह 500 वाला कंबल मुझे दे दीजिए। बाकी के 200 रुपए मैं अगले महीने तक जरूर लौटा दूंगा। अपनी जमानत देता हूँ। गुन्नू का चेहरा तिरस्कार से भर गया। मंटू, तुम जैसे मजदूरों को उधार देना मेरी दुकान के नियमों के खिलाफ है। 300 हैं तो ले जाओ यह पुराना स्टॉक वाला कंबल। देखो कितना पतला है। नहीं तो जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। मंटू ने उस पतले कपड़े को हाथ में लिया। वह एक कंबल नहीं बल्कि एक मोटी चादर जैसा लग रहा था। उसका दिल टूट गया। उसने वह कपड़ा वापस रख दिया और बिना एक शब्द कहे दुकान से बाहर निकल आया। वापसी का रास्ता और भी उदासी भरा लग रहा था। हवा तेज हो गई थी और कोहरा और घना। मंटू ने सोचा, घर जाकर मिनी को क्या जवाब दूंगा? बच्चों की उम्मीद भरी निगाहें कैसे सहूंगा? वह अपने आप से नाराज था। क्यों पैदा किए थे बच्चे अगर उन्हें बुनियादी चीजें भी नहीं दे सकते? एक कंबल तक नसीब नहीं, क्या पिता हूं मैं? तभी उसकी नजर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। बूढ़ा एक पतली सी चादर में लिपटा हुआ था और उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। मंटू की पहली प्रवृत्ति थी आगे बढ़ जाना, लेकिन 10 कदम आगे जाने के बाद उसका पैर रुक गया। उसके मन में एक आवाज उठी। वह वापस मुड़ा और बूढ़े के पास जाकर बैठ गया। बाबा, इतनी ठंड में यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? घर क्यों नहीं जा रहे? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। घर, मेरा कोई घर नहीं रहा। सूदखोर ने छीन लिया। बूढ़े ने अपनी कहानी सुनाई। 200 रुपए कर्ज लिए थे। ब्याज बढ़ता गया। न चुका पाने पर सूदखोर ने उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ संतुष्टि थी कि उसने एक जान बचाई है, लेकिन घर का सामना करना अभी बाकी था। जब मंटू ने झोपड़ी का दरवाजा खोला तो मिनी अंधेरे में बैठी उसकी राह देख रही थी। बच्चे सो चुके थे, लेकिन नींद में भी वे कांप रहे थे।
कंबल कहाँ है? मिनी ने सीधा सवाल किया। मंटू ने पूरी कहानी सुनाई। कालू से केवल 100 रुपए मिलना, दुकानदार का अपमान और फिर बूढ़े व्यक्ति को पैसे दे देना। मिनी पहले तो चुप रही, फिर बोली, तुमने अच्छा किया मंटू, लेकिन अब हम क्या करेंगे? बच्चों को क्या उठाएंगे? ईश्वर मदद करेगा मिनी। हमने एक अच्छा काम किया है। अच्छा काम करने से पेट नहीं भरता मंटू। ठंड नहीं रुकती। उसकी आवाज में कड़वाहट थी, लेकिन गुस्सा नहीं। वह भी समझ रही थी कि उसके पति ने जो किया वह गलत नहीं था। उस रात वे सभी बिना खाए सो गए। अगली सुबह मिनी ने कहा, बचे हुए 100 रुपए से कुछ आटा और दाल ले आओ। बच्चों ने कल रात से कुछ नहीं खाया। मंटू राशन लेने निकला। रास्ते में उसे एक युवक और एक बूढ़ा व्यक्ति झगड़ते हुए दिखे। बूढ़ा खांस रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। युवक चिल्ला रहा था, पिताजी मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। तुम्हें पता है मैं दिन भर कितनी मेहनत करता हूं? बूढ़ा रोने लगा। तू मुझे मरते देखेगा। मैंने तुझे पाला है। आज तू मेरी एक दवा तक नहीं दिला सकता। मंटू की चाल रुक गई। उसकी जेब में वह 100 रुपए का नोट था जो पूरे परिवार का एक दिन का भोजन था। उसने सोचा अगर यह बूढ़ा आज दवा नहीं ले पाया तो शायद बचेगा ही नहीं, और अगर वह मर गया तो इस युवक का जीवन भी नर्क हो जाएगा। उसने नोट निकाला और युवक के हाथ में थमा दिया। ले जाओ, अपने पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाओ, जल्दी करो। युवक हैरान रह गया। लेकिन आप कौन है? मैं आपको कैसे लौट आऊंगा? लौटाने की जरूरत नहीं, बस अपने पिता की सेवा करो, यही मेरा ब्याज होगा। वह बाप बेटे अक रह गए। मंटू वहाँ से चल दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। घर जाकर मिनी को क्या बताएगा? उसका सिर चकरा रहा था। भूख से उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसने फैसला किया, सच बोलूंगा। वह जो कर रहा है वह गलत नहीं है। घर पहुंचकर जब उसने मिनी को सब कुछ बताया तो मिनी का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें दूसरों से ही प्यार है, अपने बच्चों से नहीं। तुम्हें दिखाई देता है दूसरों का दर्द, अपने बच्चों का नहीं। वे भूख से तड़प रहे हैं और तुम एक के बाद एक सब कुछ लुटा रहे हो। मंटू ने धैर्य से सुना, फिर बोला, मिनी अगर तुम उस बूढ़े की आंखों में मौत देखती तो तुम भी यही करती। अगर तुम उस बेटे की मजबूरी देखती तो तुम्हारा दिल भी पसीज जाता। हम गरीब हैं लेकिन हमारा दिल नहीं मरा है। ईश्वर हमारी मदद करेगा। मिनी का गुस्सा शांत हो गया। आंसू उसकी आंखों में आ गए। तुम सही कहते हो मंटू, लेकिन अब क्या करें? बच्चे भूखे हैं। तुम्हारे पास वह सोने की चैन है ना? तुम्हारी माँ ने दी थी, उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आते हैं। मिनी ने बिना हिचकिचाहट चैन उतार दी। मंटू ने उसे साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे लिए। उसने राशन खरीदा और उस रात परिवार ने भरपेट भोजन किया। उस रात जब सब सो रहे थे, 2 चोर राजा के खजाने से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर भाग रहे थे। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने विक्रम की झोपड़ी देखी और अंदर घुस गए। वे सिक्कों की थैली छिपाने की जगह तलाश रहे थे। यहाँ छोड़ दो, पकड़े गए तो सिर कट जाएगा। लेकिन इतना सोना हम फिर कभी नहीं पा सकेंगे। जान बची तो लाखों पाएंगे। यह थैली यही छोड़ो। उन्होंने थैली झोपड़ी के एक कोने में फेंक दी और भाग निकले। सुबह जब मंटू उठा तो उसकी नजर उस चमकदार थैली पर पड़ी। उसने खोल कर देखा, भरपूर सोने के सिक्के। मिनी की आंखें चमक उठी। मंटू, ये तो भगवान की देन है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन मंटू ने सिक्कों को गौर से देखा। उन पर राजा की मोहर थी। यह भगवान की देन नहीं मिनी, यह चोरी का माल है। किसी चोर ने यहाँ छोड़ दिया है। तो क्या हुआ? हम गरीब हैं, हमारे पास रहने दो। इससे हम घर बनवा लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे, तुम्हारा काम धंधा शुरू कर लेंगे। मिनी हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं।
अगर हमने यह सोना रख लिया तो हमारी नींद हराम हो जाएगी। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? यह सोना राजा का है और राजा को ही वापस मिलना चाहिए। मिनी ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुरा दी। तुम सही हो मंटू, ले जाओ वापस कराओ। राजा अपने दरबार में बैठे थे। चोरी की खबर से वे क्रोधित थे। तभी सेनापति ने मंटू को अंदर आने दिया। मंटू ने थैली राजा के सामने रख दी और पूरी घटना सुनाई। अपनी गरीबी, कंबल की चाह, बूढ़े की मदद और अंत में यह थैली मिलना। राजा हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसी ईमानदारी नहीं देखी थी। मंटू, तुम्हारी ईमानदारी अद्भुत है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने चोरी का सोना वापस कर दिया। मैं तुम्हें इस थैली का आधा हिस्सा इनाम में देता हूँ। मंटू ने इनकार किया, लेकिन राजा ने जोर दिया। उसने मंटू को न केवल सोने के सिक्के दिए बल्कि गांव में 5 एकड़ जमीन भी देने का आदेश दिया और अपने राजमहल में एक छोटी सी नौकरी भी दी ताकि उसकी आय स्थिर रहे। मंटू राजमहल से लौटा तो मिनी और बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उसने सारी बात बताई तो खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोने के सिक्कों से एक अच्छा घर बनवाया, चिंकी और चिंटू को स्कूल भेजा। मंटू ने अपनी छोटी सी दुकान खोली और मिनी ने सिलाई का काम शुरू किया। वे कभी अमीर नहीं बने, लेकिन उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मंटू की नेकी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने उसे राज्य का सबसे ईमानदार नागरिक का सम्मान दिया। जिस बूढ़े की उसने मदद की थी, वह वास्तव में एक सन्यासी निकला जो मनुष्य की परीक्षा लेने आया था। उसने मंटू को आशीर्वाद दिया था और वह आशीर्वाद अब फलित हो रहा था। 1 साल बाद की बात है। शांतिपुर गांव में मंटू का पक्का घर बन चुका था। सर्दी का मौसम फिर आया था, लेकिन इस बार चिंकी और चिंटू गर्म कंबलों में सो रहे थे। एक शाम मंटू और मिनी घर के बरामदे में बैठे थे। सामने अलाव जल रहा था। मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचो अगर उस रात तुमने वो बूढ़े की मदद ना की होती तो आज ये दिन ना देख पाते। सच तो यह है मिनी की उस रात मैंने कंबल नहीं बल्कि अपने चरित्र की रक्षा की थी। गरीबी में भी इंसानियत बचाए रखना ही सबसे बड़ा धन है। और देखो, जब हमने दूसरों की सहायता की तो ईश्वर ने हमारी सहायता कर दी। बाहर हल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन घर के अंदर गर्मी और प्यार का माहौल था। मंटू ने बच्चों को कंबल ठीक से ओढ़ाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, मानो उसकी ईमानदारी की गवाही दे रहे हो। वह मुस्कुराया। उसे अब पता था असली कंबल ऊनी नहीं बल्कि नेकी और ईमानदारी का होता है, जो जिंदगी भर की ठंड से बचाता है।